बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो जी चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। कि मैकेनिज़्म का जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग, सांस लेने के अमल के दौरान किस तरह से वो परफॉर्म किया जा रहा होता है, यानी कि सांस का लेने का जो अमल होता है वो किन मराहल के ज़रिए वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा होता है। अब बच्चे, अगर इसकी बात की जाए तो बेसिकली इसकी दो जो होते हैं वो मेन फेजेज़ होते हैं। फर्स्ट वन इन्हीलेशन और सेकंड वन जो इसका फेज़ का नाम होता है वो होता है जी एक्सलेशन। इन्हीलेशन का जो होता है ना वो हम दूसरा नाम है, इसको हम जो होती हैं वो इंस्पायरेशन भी कह सकते हैं और एक्सलेशन को एक्सपायरेशन जो होता है ना वो भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी इसका जो होता है ना वो हम फेज़ का नाम ले सकते हैं। अब बच्चे, जो इन्हीलेशन का प्रोसेस होता है इसका मतलब होता है कि एयर का बॉडी के अंदर एंटर हो जाना, एयर एंटर इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर इसका एंटर हो जाना। और अगर एक्सलेशन के प्रोसेस की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि एयर का एक्सपेल होना, रिमूव होना बॉडी से, यानी कि बॉडी से निकल जाना। इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं एक्सलेशन। अगर इसके पॉइंट्स को देखा जाए, द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, अगर बच्चे इन्हीलेशन और एक्सलेशन यहाँ पे इनके पॉइंट्स को देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला इसका पॉइंट होता है वो रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट। रिब के मसल, पसलियों के जो मसल होते हैं, इनको हमने कल नाम बताया था कि उनको कह रहे होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। वो क्या होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सुकड़ जाते हैं, ठीक है, एंड राइस और अपवर्ड थोड़ा सा जो होता है ना वो मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट डायाफ्राम। बच्चे, डायाफ्राम जो होता है ना वो डोम शेप गुंबद नमा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा था पसलियों के नीचे, ठीक है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी सुकड़ जाता है, ठीक है। एंड लोअर थोड़ा सा नीचे की तरफ वो जो डोम शेप होता है वो गुंबद नमा ऐसे बगर बना हुआ है, तो बच्चे वो थोड़ा सा जो होता है वो ऐसे हो जाता है, लोअर हो जाता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट एरिया ऑफ थोरेसिस कैविटी। बच्चे, थोरेसिस कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है, स्पेस ज़्यादा हो जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है वहाँ पे लो हो जाता है। नेक्स्ट है जी लंग्स एक्सपैंड। जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं और एयर जो होती है वो इजीली मूव कर जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है। ये बच्चे बेसिकली इसके 4 पॉइंट्स थे इन्हीलेशन के अंदर जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 बाय 1। नेक्स्ट अगर यहाँ पे एक्सलेशन को देखा जाए तो ये जो नेक्स्ट इसके बच्चे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि थोड़े से इससे रिवर्स हैं। अगर इन पॉइंट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो ये एक्सलेशन का प्रोसेस बन जाता है। अब यहाँ पे था रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, सुकड़े होते हैं। यहाँ पे अगर एक्सलेशन की बात की जाए तो जो रिब्स के मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, या हम कह सकते हैं को दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। डायाफ्राम की अगर बात की जाए तो बच्चे यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, सुकड़ रहा था और थोड़ा सा लो चला जाता है, और यहाँ पे डायाफ्राम जो होता है वो रिलैक्स हो रहा होता है और राइस डोम शेप यानी कि दोबारा से यहाँ से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। एरिया ऑफ थोरेसिस कैविटी, अगर यहाँ पे हमने बात की है कि एरिया जो होता है थोरेसिस कैविटी का, चेस्ट कैविटी का इंक्रीज़ हो रहा है, तो बच्चे यहाँ पे एक्सलेशन के दौरान जो एरिया होता है थोरेसिस कैविटी का वो कम हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है, थोड़ा हो रहा होता है। और जो प्रेशर की अगर बात की जाए तो अगर एरिया कम होगा वहाँ पे तो बच्चे प्रेशर जो होता है वो क्या होता है वहाँ पे, अगर बच्चे यहाँ पे प्रेशर की बात की जाए तो जो एरिया होता है थोरेसिस कैविटी का उसका यहाँ पे प्रेशर अगर उसका साइज़ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सुकड़ जाते हैं और एयर जो होती है वो मूव आउट यानी बॉडी से बाहर की तरफ रिमूव हो जाती है। इसकी डायग्राम जो थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन चारों पॉइंट्स को बच्चे, ये डायग्राम जो थी वो आपकी बुक के ऊपर दी हुई है यहाँ पे, ये वाली। अगर इसको देखें हम लोग, अब बच्चे अगर इस डायग्राम के ज़रिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उन 4 पॉइंट्स को, तो ये वाला जो है वो है इन्हीलेशन का और ये वाला जो होता है ना वो पॉइंट उन्होंने बताया हुआ एक्सलेशन का, ठीक है। चलिए ज़रा 4 पॉइंट जो हमने पढ़े हुए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। इन्हीलेशन के अंदर क्या होता है कि जब एयर जो होती है ना वो इनहेल कर रहा होता है, ले रहे होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर मूव कर रही होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कि जो रिब्स के मसल होते हैं बच्चे, ये जो पसलियों के मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़े से सुकड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड राइस और आपको ये एरो जो होते हैं ना यहाँ पे शो करवा रहे होते हैं, ये थोड़ा सा अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, देखें ज़रा कि ये राइज हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ हो रहे हैं। नेक्स्ट आपको क्या है कि ये जो डायाफ्राम होता है बच्चे, ये डोम शेप गुंबद नमा जो डायाफ्राम था वो क्या था, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लोअर हो गया। अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको सही तरीके से वो डोम शेप बना हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे वो थोड़ा सा जो होता है ना वो लो हो गया हो,
नेक्स्ट अगला पॉइंट ये था कि हमने कहा था कि जो एरिया होता है थोरेसिस कैविटी का, चेस्ट कैविटी का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है इनहेलेशन के दौरान। और यहाँ पे बच्चे जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और लंग्स क्या होते हैं, सिंपली एक्सपैंड होते हैं और यहाँ पे एयर जो होती है वो मूव कर जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये वो 4 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एक्सहेलेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि जो रिब्स के मसल्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं और डाउनवर्ड, यानी कि बैक जा रहे हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। ये एरो बच्चे आपको शो करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे और क्या हो गए थे, राइस हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, बैक अपनी पोजीशन पे जा रहे हैं। तो एरो आपको नीचे की तरफ जो होती है ना वो डाउनवर्ड मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि डायाफ्राम जो होता है यहाँ पे वो क्या हो रहा होता है, रिलैक्स हो रहा होता है, हम कह सकते हैं कि वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा होता है डोम शेप की तरफ। ये आपको क्लियर जो होता है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ पे डोम शेप क्लियर आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा लो नज़र आ रहा है उसका स्ट्रक्चर बना हुआ। अगला बच्चे पॉइंट है कि एरिया जो होता है थोरेसिस कैविटी का वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ज़रा देखें दोनों डायग्राम के अंदर, यहाँ पे आपको चेस्ट कैविटी का जो एरिया होता है वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा होता है एज़ कम्पेयर के ये डायग्राम के एक्सहेलेशन के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, थोरेसिस कैविटी, चेस्ट कैविटी का एरिया आपको थोड़ा सा रिड्यूस नज़र आ रहा होता है, कम नज़र आ रहा होता है। और यहाँ पर प्रेशर जो होता है इसके दौरान वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और अब क्या होता है कि लंग्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा सा सुकड़ जाते हैं और सुकड़ने के साथ साथ जो एयर होती है उसको क्या कर रहे होते हैं, यहाँ से बॉडी के बाहर रिमूव कर देते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू जो होते हैं ना वो हमने वो 4 पॉइंट समझ लिए हुए हैं। ठीक है, कि वो कैसे थे। नेक्स्ट चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। अब बच्चे ये तो हमने बात की है कि नॉर्मल के अंदर जो होता है ना, ह्यूमन अगर हम ब्रीथ की बात करें तो 1 मिनट के अंदर जो ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा होता है ना वो 16 से 20 टाइम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि ड्यूरिंग वर्कआउट, कोई हैविंग वर्कआउट किया जा रहा होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह की जा रही होती है, तो तब क्या ब्रीथिंग का रेट होता है। ठीक है, तब जो मैक्सिमम होता है 1 मिनट में वो 30 से 40 टाइम जो होता है ना वो ब्रीथिंग का जो रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। पहले हम 16 से 20 था। नेक्स्ट अगर वो कोई वर्कआउट वगैरह कर रहा है तो फिर वो क्या हो जाता है, 30 से 40 टाइम जो होता है ना वो हो जाता है 1 मिनट के अंदर। अब क्या किया जा रहा होता है कि जब कोई हैविली वर्कआउट वगैरह किया जा रहा होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह की जा रही होती है, तो बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ब्लड के अंदर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। अब क्या होगा कि जो होता है ना वो जल्दी से ब्रेन की तरफ मैसेज आता है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो ब्रेन जो होता है वो क्या कर रहा होता है, रिवर्स में जो रिब्स मसल्स होते हैं और डायफ्राम होता है उनको मैसेज डिलीवर कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है कि जल्दी से ब्रीथिंग का रेट जो होता है ना उसको ज़्यादा किया जाए, तेज़ किया जाए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन होती है उसको ब्लड से जल्दी से रिमूव किया जाए। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। ठीक है, बॉडी टिश्यूज़ के लिए। अब क्या किया जा रहा होता है, जब मैसेज आ गया रिब्स को, डायफ्राम को, तो वो जल्दी से ब्रीथिंग का रेट जो होता है उसको हाई करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है ना वो ब्लड से, बॉडी से बाहर जो होता है उसको रिमूव करवा दिया जा रहा होता है। बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है ना वो ब्रीथिंग की डेफिनेशन जो आपने पहले भी पढ़ ली हुई है उसको एक्सप्लेन किया गया। ये डेफिनेशन के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ब्रीथिंग की डेफिनेशन। यहाँ पे पहला जो पॉइंट था वो था इनहेलेशन या एक्सपायरेशन, इसके अंदर हमने बात कर ली हुई है। इसके पॉइंट की मसल जो होता है ना वो रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइस हो जाते हैं, डायफ्राम जो होता है ना वो भी कॉन्ट्रैक्ट और लो हो जाता है। ठीक है, थोरेसिस कैविटी का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर जो होता है ना वो लंग्स के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है और ईजिली जो होती है ना वो एयर बॉडी के अंदर मूव कर जाती है। अगले वाले अगर पॉइंट की बात करें तो ये है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के अंदर हमने पढ़ लिया हुआ था कि इसके अंदर क्या किया जा रहा होता है, बॉडी से बाहर जो एयर होती है उसको मूव करवाया जा रहा होता है। ठीक है, इसके दौरान मसल जो होते हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन में अपनी में आ गए। डायफ्राम में भी क्या करेगा, वो भी रिलैक्स होगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बैक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, थोरेसिस कैविटी जो होती है ना उसका एरिया या स्पेस होती है वो क्या हो जाती है बच्चे, यहाँ पे उसकी कम हो जाती है और प्रेशर जो होता है ना वो क्या हो जाता है, वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। और इजीली इसके दौरान जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक्सपेल कर दिया जा रहा होता है। ये वाला जो पैरा इसके अंदर 16 से 20 टाइम्स होती है ना वो पर मिनट एक बताई हुई है कि ह्यूमन जो बॉडी होती है वो कितनी दफ़ा एक टाइम में ब्रीथ ले रही होती है। ठीक है, सांस ले रही होती है। ये बच्चे यहाँ पे जो पूरा पैरा लिखा हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन मैंने आपको बता दी हुई थी। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन होती है अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो रही है तो ब्रेन की तरफ जो होता है ना वो मैसेज आ रहा होता है और ब्रेन क्या कर रहा होता है, ई रिवर्स जो होता है ना वो उसके अंदर जो डायफ्राम होता है और जो यहाँ पे रिब्स मसल होते हैं उनको मैसेज कर रहा होता है ताकि इंक्रीज़ कर दिया जाए ब्रीथिंग का रेट को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान जो होता है ना वो 30 से 40 टाइम जो होता है ना वो पर मिनट ये
आपका ब्रीथिंग रेट हो जाता है, ठीक है। ये साइड बॉक्स दिया था, ब्रीथिंग मूवमेंट आर इनवॉलेंट्री, बच्चे जो हमारे काबू में नहीं, कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। लार्ज एक्सटेंट हाउ एवर वी कैन कंट्रोल, कहते हैं कुछ देर के लिए हम लोग ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये 2 डायग्राम है बच्चे, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आपने टेबल को याद करना है, इंस्पायर्ड डेट और एक्सपायर्ड डेट का जो होता है ना वो टेबल यहाँ पे बताया गया हुआ है। ये बच्चे आपके MCQs के तौर पे जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देख लेना। और ये जो टॉपिक है आपका वो लॉन्ग के तौर पे, बोर्ड लॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट आपका बच्चे ये टॉपिक है, तो इसको ज़रा देख लेना। ये था आज का हमारा लेक्चर, तो इसको कर लेना आप तैयार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।